Welcome. So in the previous lecture we have completed the chapter number 5 which was about cell cycle. पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है जो कि सेल साइकिल था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 है और उसका नाम है एंजाइम्स। ये 9th क्लास की फेडरल बुक का चैप्टर नंबर 6 है जिसका टाइटल है एंजाइम्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि असल में एंजाइम्स की हमें क्या ज़रूरत होती है या फिर बॉडी के अंदर ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डली हुई है इंट्रोडक्शन। द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर बॉडीज़। कि जो ज़िंदगी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो असल में इस पर बेस करती है कि असल में लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। कि जैसी भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स गुजारते हैं असल में वो उसका एक रिफ्लेक्शन होता है कि उनकी बॉडी के अंदर कैसी सिचुएशन चल रही है या कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉडी के अंदर सही से कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो किस वजह से होती है उसका इंसान की बॉडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है और ऑब्वियसली उसके लाइफ साइकिल के अंदर भी चेंज आता है कि उसकी बॉडी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन सही से नहीं बन रही है या फिर सही से काम नहीं कर रही या वो प्रोसेसेस जो कि इंसुलिन को बना रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। अब उसका एक इंसान की लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है या उसकी डेली रूटीन के अंदर डेली लाइफ के अंदर क्या चेंज आता है या ऐसी कौन सी अडॉप्टेशंस वो लेता है अपनी इन्वायरमेंट से कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी बेहतर हो सके। तो जो भी ज़िंदगी के अंदर हम लोग देखते हैं असल में वो इसी का रिफ्लेक्शन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। मेटाबॉलिज्म इज़ अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म असल में सेट होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के। मतलब मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं होता कि अचानक से हो जाए या ये कि वो एक के बाद एक हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि ये एक सीक्वेंस के अंदर हो रहे होते हैं, एक के बाद दीगरे एक के बाद एक होते हैं सीक्वेंस के अंदर, ये बिल्कुल सेट होते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि इंसान की बॉडी के अंदर हो रहे हैं। बायो हमने बायोलॉजी से असल में लिया होता है और केमिकल हम लोग केमिस्ट्री से लेते हैं। तो ऐसे सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि इंसान की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं दैट अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइफ। कि हमने अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए जो भी ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए, वो असल में मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। और इसके साथ साथ ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं ये असल में सीक्वेंस के अंदर होते हैं। अब नीचे मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है। मेटाबॉलिज्म असल में दो चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है और कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म असल में मिलकर मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है द मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, कि एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर बॉडी के अंदर न्यू मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एनाबॉलिज्म है। और अगर कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? द मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, कि एक ऐसा रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पहले से बने हुए हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स वो ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उनको हम कहेंगे कि ये कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिलकर मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। तो असल में मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होगा? असल में मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होगा कि द मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स एंड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर ना सिर्फ न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं बल्कि पुराने मॉलिक्यूल्स जो पहले से मौजूद होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आगे लिखा हुआ है कि दीज प्रोसेसेस अलाउ द ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोसेसेस अलाउ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सकें और रिप्रोडक्शन कर सकें। मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर सकें एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल कोई चेंज आ रहा है तो उसके नतीजे में उनकी बॉडी के अंदर क्या ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो होना चाहिए, ये मेंटेन करने के लिए भी मेटाबॉलिज्म अपना रोल प्ले करता है।
अब आगे लिखा हुआ है एनाबॉलिज्म। हमने ये पहले भी इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी कि इसका क्या मतलब होता है। अब हम इसको पढ़ेंगे कि एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब ऐसे सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि इंसान की बॉडी के अंदर हो रहे हों, दे आर नोन एज द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, कि जिसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनाबॉलिज्म है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, हमने इसकी एग्जाम्पल के अंदर फोटोसिंथेसिस ले लिया। अब हमने इसकी एग्जाम्पल के अंदर फोटोसिंथेसिस आखिर क्यों लिया है, तो इसकी वजह ये है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं जो कि एनवायरनमेंट से उन्हें मिलती है। इसके अलावा क्या करते हैं, वो वाटर को यूज़ करते हैं। और ये वाटर कहाँ से आता है, असल में ये वो वाटर होता है जो कि रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और ये यूज़ करते हैं वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, इनके इन्वायरमेंट से आता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, कि जिसके ज़रिए से जो बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। और यहाँ पर मौजूद होते हैं सेल में मीसोफिल सेल्स, वो क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। सनलाइट भी इसके अंदर यूज़ होती है, बगैर सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और फिर ये यूज़ होने के बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और बनाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाती है गैस, और जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फूड, क्योंकि वो असल में बाहर से फूड अपना ऑब्टेन नहीं करते। इंसान अपना फूड बाहर से बना बनाया ऑब्टेन करते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। और एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर एक नया मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि ये असल में एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म का असल में मतलब ही ये था कि एक नया मॉलिक्यूल बनेगा बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर एक लार्जर मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज बनता है, और प्लांट उसको बाद में यूज़ करते हैं एज अ फूड। अब आगे लिखा हुआ है कैटाबॉलिज्म। लिखा हुआ है कि कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है, ऐसे सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि इंसान की बॉडी के अंदर हो रहे हों वो असल में बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। इन विच द लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, जिसके अंदर जो पहले से मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसकी एग्जाम्पल के अंदर रिस्पायरेशन आ जाता है। असल में रिस्पायरेशन के अंदर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले से हमारी बॉडी के अंदर एज अ सोर्स ऑफ फूड प्रेजेंट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का, कि जिसके अंदर क्या होता है कि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन आकर कंबाइन कर जाता है। और जब ये ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और उसके साथ साथ वाटर भी बनाता है। और इसके अलावा इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी भी रिलीज़ होती है जो कि बाद में यूज़ हो सकती है। अगर एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि जिसके अंदर एक लार्जर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ग्लूकोज ले रहे हैं, वो टूट रहा है और उससे उसके कंपाउंड्स बन रहे हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन रहा है, इसके अलावा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो ये प्रोसेस हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। अब आगे लिखा हुआ है एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड इन द कैटाबॉलिज्म। वो एनर्जी जो कैटाबॉलिज्म मतलब मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से रिलीज़ हो रही है, इट इज़ यूटिलाइज्ड इन द एनाबॉलिज्म, मतलब ये एनाबॉलिज्म के अंदर यूटिलाइज होगी, नए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए यूज़ होगी। असल में हमारी बॉडी के अंदर एज अ एनर्जी करेंसी जो मॉलिक्यूल यूज़ होता है वो ATP होता है, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो कि बॉडी के अंदर यूज़ हो रही होती है। तो अगर मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से कोई एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वही एनर्जी बाद में यूटिलाइज होगी नए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए भी, और इस तरीके से जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो चलता रहेगा आगे। पेज नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली द एनर्जी ट्रांसफर्स। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ये असल में एनर्जी के ट्रांसफ़र का काम करते हैं।
मतलब एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है? ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स स्टोर होती है। वो बॉन्ड्स जो मॉलिक्यूल्स आपस में बनाते हैं, ये एनर्जी उन बॉन्ड्स में स्टोर होगी। जब वो मॉलिक्यूल टूट जाता है किसी सिंपलर कंपाउंड में, तो यही एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड के टूटने की वजह से रिलीज़ होती है। और फिर क्या होता है कि जब कोई नया प्रोसेस होना है कि जिसके अंदर एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, उसके मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर की दोबारा एनर्जी जाकर स्टोर हो जाएगी। और इस तरीके से जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो चलता रहता है। असल में ये बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब बनना और टूटना मॉलिक्यूल्स का, ये असल में एनर्जी के ट्रांसफ़र का काम कर रहा है कि ना सिर्फ एनर्जी रिलीज़ हो रही है बल्कि साथ साथ स्टोर भी हो रही है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र के प्रोसेस होते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म द केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि केमिकल्स असल में ट्रांसफॉर्म होते हैं अपनी फॉर्म्स के अंदर। मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई नया बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय द एंजाइम्स। और इसके अंदर एंजाइम्स भी काम करते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर, कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब आगे लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म। अब हम डीपली मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि असल में मेटाबॉलिज्म होता क्या है। द टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो मेटाबॉलिज्म का वर्ड है, ये असल में ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिस वर्ड का मतलब होता है मीनिंग चेंज। इसका मतलब होता है कि चेंज। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उसको हम कहते हैं कि यह असल में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। इंट्रोडक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। जो कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिज्म का, वो असल में सबसे पहले हमें किसने दिया था? इब्ने नफीस ने दिया था। हु स्टेटेड दैट, जिन्होंने हमें ये कहा था कि द बॉडी, पूरी बॉडी जो है, एंड इट पार्ट्स, और उसके हिस्से, आर ऑलवेज अंडरगोइंग एनी चेंज। इनके अंदर हर वक्त कोई ना कोई चेंज होता रहता है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता रहता है। मतलब हर वक्त ऐसा होता है कि पुराने मॉलिक्यूल्स ना सिर्फ टूटते रहते हैं बल्कि नए मॉलिक्यूल्स भी बनते रहते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है। अब आगे लिखा हुआ है कि डेफिनेशन। द केमिकल प्रोसेसेस, ऐसे केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर, जो कि होते हैं विद इन अ लिविंग सिस्टम, किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइफ, ताकि एक लाइफ की जो कंसिस्टेंसी है वो जारी रहे, वो वैसे ही मेंटेनेंस होती रहे ज़िंदगी की, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, मेटाबॉलिज्म को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कैसे? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अंदर। एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इंक्लूड करता है ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड, कि जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर कर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यह हमारे पास एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म की एग्जाम्पल के अंदर फोटोसिंथेसिस आता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर। वो वाटर जो उनकी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और इसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा असल में लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के आने की सूरत में ओपन हो जाते हैं और बाद में क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि वो सनलाइट को यूज़ करते हैं, और फिर वो यूज़ करने के साथ साथ ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस ग्लूकोज को वो एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें एनाबॉलिज्म की, तो वो क्या हो सकती हैं? अगर हम ग्रोथ के अंदर देखना चाहें तो जो ग्रोथ होती है हमारी बोन्स वगैरह की, इसके अलावा मिनरलाइजेशन होती है बोन्स की, वो असल में एग्जांपल होती हैं एनाबॉलिज्म की। इसके अलावा जो मसल मास इंक्रीज़ होता है बॉडी के अंदर, वो भी एनाबॉलिज्म की ही वजह से होता है।
असल में अगर हम ये देखना चाहें कि एनाबॉलिज्म का असल में मकसद या पर्पस क्या होता है होने का, तो असल में इसका पर्पस ये होता है कि हम लोग स्मॉलर यूनिट से कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना सकें, तो वो एनाबॉलिज्म के अंदर इंक्लूड होगा। और वो एनर्जी जो कैटाबॉलिज्म के अंदर रिलीज़ हुई थी, अब वो एनर्जी यूटिलाइज़ होगी एनाबॉलिज्म के अंदर। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। अब हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 3 के अंदर कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस। कैटाबॉलिज्म के अंदर ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, जिसके अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टूट जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इसके एग्जांपल के अंदर रिस्पायरेशन आता है कि रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन होती है ज़्यादातर आमतौर पर। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आकर शामिल होता है, और जिस रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन ज़रूरी होता है उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ शामिल होता है और ये रिज़ल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके साथ साथ जो एनर्जी है वो भी रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और क्योंकि इसके अंदर एक लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए हम इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कैटाबॉलिक प्रोसेस की एग्जाम्पल देखना चाहें तो वो क्या हो सकती है कि जो बॉडी के अंदर मसल प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, वो भी असल में कैटाबॉलिक प्रोसेस की ही एग्जाम्पल होता है। इसके बाद आ जाता है कि एंजाइम्स असल में क्या काम करते हैं। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, बिकॉज दे एक्ट एज द बायो कैटलिस्ट, क्योंकि वो बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। बायो कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है कि बायो कैटलिस्ट असल में लिविंग सिस्टम्स या फिर उनके किसी पार्ट का यूज़ होता है, ताकि उनका मकसद क्या होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें। इन द बायोकैटालिटिक प्रोसेसेस द नेचुरल कैटलिस्ट एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को। इसके अलावा क्या काम होता है, इनका मकसद ये होता है कि ये कंपाउंड्स की ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के अंदर हो रही होती है। तो हमने ये पढ़ा कि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके अलावा ये बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। ये स्पीड अप कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ताकि मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट कर सकें, रेगुलेशन हो सके मेटाबॉलिक पाथवे की। डेफिनेशन, द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स असल में प्रोटीन्स होते हैं दैट कैटलाइज का क्या मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस, ताकि वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें। एंड आर नॉट चेंज्ड, और ये चेंज नहीं होते ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन के अंदर अपना कोई पार्ट प्ले नहीं करते, उसके अंदर इनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं आता। जैसे ये पहले होते हैं रिएक्शन के एंड पर भी बिल्कुल वैसे ही मौजूद होते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा देना। ये हमारे पास असल में मेन मकसद होता है एंजाइम्स को यूज़ करने का, या फिर किसी भी बायोकैटलिस्ट को यूज़ करने का। द मॉलिक्यूल्स एट विच द एंजाइम्स एक्ट, वो मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम्स अपना काम करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कहलाते हैं असल में सबस्ट्रेट। एंड एंजाइम्स कन्वर्ट दैम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और अब वो क्या करते हैं कि उस मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो असल में हम जिसको रिएक्टेंट कहते थे, असल में यहाँ पर हम उसी चीज़ को सबस्ट्रेट कह रहे हैं कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर एंजाइम अपना काम कर रहा है और उसका जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, और वो कन्वर्ट हो जाता है एक नए मॉलिक्यूल के अंदर जो कि डिफरेंट है रिएक्टेंट से, उसको हम कहेंगे कि ये असल में प्रोडक्ट है। इसके बाद एक इक्वेशन लिखी हुई है कि जो सबस्ट्रेट है, मतलब जो रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ प्रोडक्ट, और इसके अलावा उस पर काम कर रहे हैं एंजाइम्स। इसके बाद लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी,
द केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं असल में उन्हें ज़रूरत होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, असल में उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर क्योंकि मिनिमम का वर्ड भी यूज़ हुआ है तो मिनिमम का क्या मतलब होता है कि कम से कम हमें इतनी एनर्जी चाहिए। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी एनर्जी नहीं मिलती तो वो केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, वो स्टार्ट नहीं हो सकता। हमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये किसी भी रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी कर सकती है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिएक्शन की कम एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए और किसी रिएक्शन के अंदर हमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब इधर एक डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 4 के ऊपर, जिसके अंदर हमें वाई एक्सिस पर नज़र आ रही है एनर्जी और एक्स एक्सिस पर हमें रिएक्शन प्रोग्रेस नज़र आ रही है। एनर्जी का मतलब क्या है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और रिएक्शन प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि एक रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड हो रहा है अब आगे। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट जहाँ पर लिखा हुआ है हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पर वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिएक्टेंट होगा, जो भी सबस्ट्रेट हमारे पास मौजूद है, उसके पास कोई ना कोई एनर्जी पहले से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है, वो कोई ना कोई एनर्जी प्रेजेंट है उसके अंदर पहले से। अब क्या हो रहा है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है, तो ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस एनर्जी जो बढ़ती जा रही है इसके लिए हमें चाहिए होंगे एंजाइम्स वर्क करने के लिए इसके ऊपर, इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए कि कहाँ तक ये एनर्जी जो है ना वो बढ़ानी है, हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक बढ़ानी है। इस एनर्जी को हमें इतना बढ़ा कर लेकर जाना है बाय द यूज़ ऑफ द एंजाइम्स और बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स कि ये एनर्जी पहुंच जाए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक, जितनी भी हमें उस केमिकल रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है। जब ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाएगी, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स ने इतनी एनर्जी एक्वायर कर ली कि वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच चुका है अब, तो उसके बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अब ये रिएक्शंस जो कि प्रोसीड हुआ था रिएक्टेंट से जिसकी एनर्जी कम थी, वो एनर्जी बढ़ कर इतनी पहुंच गई कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक पहुंच गई। अब क्या हो रहा है कि जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक पहुंच गई तो इसके बाद क्या होगा कि रिएक्शन प्रोसीड होगा। रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उसकी वजह से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह केमिकल रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि जो रिएक्टेंट है, कोई भी सबस्ट्रेट है, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब आगे लिखा हुआ है द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो ज़रूरत होती है असल में एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्ट एज द बैरियर, ये असल में बैरियर के तौर पर काम करता है टू द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें ये वो एनर्जी थी जो हमें कम से कम चाहिए। तो जब तक ये एनर्जी हमारे पास पूरी नहीं होगी या ये एनर्जी एक्वायर नहीं करता कोई भी मॉलिक्यूल, तब तक वो प्रोसीजर के अंदर आगे नहीं जा सकता रिएक्शन के। तो ये असल में एज अ बैरियर काम कर रही है कि अगर ये नहीं होती फॉर एग्जांपल तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। एंजाइम्स लोवर द बैरियर्स, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये असल में इन बैरियर्स को कम कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि अभी भी हमें असल में एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए एंजाइम्स के बावजूद भी, लेकिन ये एनर्जी उतनी तादाद के अंदर हमें नहीं चाहिए जो हम एंजाइम्स को बग़ैर यूज़ किए जितनी हमें चाहिए थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि असल में ये क्या करते हैं, ये असल में एंजाइम्स इन एनर्जीज़ को जो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती हैं इसको कम करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये कैटलाइज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन। कि अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तो ख़ुद ब खुद जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा आसानी से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
थस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, तो इसकी वजह क्या है कि जब भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो द केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड एट दी फास्टर रेट, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादा जल्दी प्रोसीड करते हैं, पहुंचते हैं प्रोडक्ट की तरफ, मतलब वो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं जब हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है बाय द यूज़ ऑफ एंजाइम्स। तो इसलिए हम ये कहते हैं असल में एंजाइम ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड थी उसको बढ़ा दिया। अब आगे लिखा हुआ है कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एंजाइम्स हैं ये कम कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को बाय द सेवरल वेज, बहुत सारे तरीक़ों से, जिसके अंदर सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, दे मे ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट की शेप थी ये उसको हो सकता है कि बदल दें, मतलब सबस्ट्रेट अगर पहले किसी और शेप के अंदर मौजूद था फिर हमने उसके अंदर एंजाइम डाल दिया तो वो सबस्ट्रेट की शेप चेंज हो गई। सबस्ट्रेट असल में क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम जाकर अपना काम करते हैं वो असल में सबस्ट्रेट कहलाता है। ये सबस्ट्रेट की शेप को अगर चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अब अगर उसकी शेप चेंज हो गई तो ये हो सकता है कि अब उसे कम एनर्जी चाहिए हो उस एनर्जी से जो उसे पहले चाहिए थी, फॉर दिस चेंज, इस चेंज की वजह से जो एंजाइम की वजह से उनके अंदर आया है। अब आगे लिखा हुआ है सम एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ एंजाइम्स कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर हुई हुई होती है उसको ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उस वजह से भी क्या होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले बहुत ज़्यादा चाहिए थी उस सबस्ट्रेट को अब उसको कम चाहिए होगी। अब आगे लिखा हुआ है नंबर 3 के अंदर द एंजाइम्स मे ऑल्टर द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑल्टर का क्या मतलब होता है कि कम कर देना, ऑल्टर का मतलब चेंज होना, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम होना चाहिए, तो असल में ऑल्टरेशन का मतलब ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो रही है। नंबर 3 पॉइंट क्या है, द एंजाइम्स में ऑल्टर मतलब लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को लाते हैं इन द करेक्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन उसकी ठीक कर देते हैं। अगर उसकी ओरिएंटेशन पहले ऐसी थी कि जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो देर से प्रोसीड होना था, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए थी, तो ये उसकी ओरिएंटेशन को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं टू रिएक्ट, ऐसी पोजीशन के अंदर ले आते हैं कि जिसकी वजह से अब वो केमिकल रिएक्शन जो पहले बहुत देर से होना था अब वो केमिकल रिएक्शन जो है वो जल्दी प्रोसीड हो जाएगा। अब पेज नंबर 5 के ऊपर क्या है, ये दोबारा से एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर हमें वैसे ही दिखाया हुआ है लेकिन कुछ चेंज हम इसमें पढ़ेंगे। जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर हमें प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन दिखाई हुई है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है सबस्ट्रेट से लेकर प्रोडक्ट तक। इसके अलावा वाई एक्सिस पर हमें फ्री एनर्जी दिखाई हुई है, मतलब वो एनर्जी जो हमें चाहिए उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें किसको, पर्पल लाइन को, जिसके अंदर जो कि ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, किसके अंदर, वाई एक्सिस के अंदर एज़ कम्पेयर टू द ऑरेंज लाइन। ये जो पर्पल कलर की लाइन है इसके अंदर एनर्जी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज, कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये जो हमारे पास असल में पर्पल लाइन है ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट द एंजाइम, कि जब हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम को ऐड नहीं किया तो ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए थी किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और वो जो मिनिमम अमाउंट हमें चाहिए थी एनर्जी की। अब अगर हम ऑरेंज लाइन की तरफ देखें तो ये एज़ कम्पेयर टू पर्पल लाइन कम है एनर्जी के अंदर, एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी विद द एंजाइम,
कि ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि हमें एंजाइम के होते हुए चाहिए। इसका मतलब क्या है बताने का कि जब हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम को ऐड कर दिया तो उसकी वजह से जो भी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी उसे, वो अब कम हो गई है। और जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब जो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होना था अपने प्रोडक्ट के अंदर, अब वो क्योंकि उसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इसलिए वो ज़्यादा जल्दी अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा या फिर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम ये बात इसके अंदर नोट कर सकते हैं कि जहाँ से हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, सबस्ट्रेट ऑरेंज और पर्पल लाइन ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि जो भी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हमारे पास पहले से मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि उनके अंदर एनर्जी जो थी वो ज़ीरो थी, उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद थी। लेकिन वो एनर्जी जो हमें आगे प्रोसीड करवाने के लिए रिएक्शन को ज़रूरी थी, वो एनर्जी उस एनर्जी से ज़्यादा थी, चूँकि वो एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास पहले से मौजूद थी। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, इसको एक्वायर करने के लिए जो है वो टाइम लगता है मॉलिक्यूल को। और जब हम एंजाइम की डालने की वजह से ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कम कर देते हैं, मतलब ये एनर्जी जो है वो कम लेवल पर आ जाती है, तो क्या होता है कि वही केमिकल रिएक्शन जो पहले बहुत देर से हो रहा था प्रोसीड, मतलब टाइम ले रहा था प्रोसीड होने के लिए, अब वो जल्दी हो जाता है, मतलब फास्टर रेट पर हो जाता है। और एंजाइम का यही फ़ायदा होता है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना सिर्फ अपना रोल प्ले करता है एज अ बायो कैटलिस्ट, बल्कि उसके अंदर केमिकली कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, मतलब शेप चेंज नहीं कर रहा, एंजाइम खुद चेंज नहीं हो रहा, अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है कोई भी एंजाइम, बल्कि ये सबस्ट्रेट पर जाकर काम कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी जो है प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए। कोई केमिकल चेंज किसी भी रिएक्शन के अंदर बिकॉज ऑफ एंजाइम नहीं आता कि मॉलिक्यूल्स की शेप चेंज हो जाए प्रोडक्ट की सबस्ट्रेट से, या ऐसा कुछ हो जाए जो पहले मौजूद नहीं था मॉलिक्यूल, अब वो नया मॉलिक्यूल बन रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्पीड के ऊपर ही अपना काम करता है कि स्पीड जो है वो बढ़ जाती है केमिकल रिएक्शन की। केमिकली अपना कोई रोल प्ले नहीं करता एंजाइम।